Hello everyone, this is Nirmala and you are watching this video on my YouTube channel Nirmala Physics. So dear students, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने बात की थी refractions and the laws of refraction. And in this video we will talk about the applications of refraction and some numericals based on refractive index and the laws of refraction. देखिएगा एप्लीकेशन ऑफ रिफ्रैक्शन। आज हम बात कर रहे हैं जिस टॉपिक की वो है हमारा एप्लीकेशंस ऑफ रिफ्रैक्शन मींस अपवर्तन के अनुप्रयोग। क्योंकि बच्चों यहाँ पर हमारे कुछ हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स भी हैं जो हमारे चैनल को विजिट करते हैं, देखते हैं और उनका कहना है कि हमें कुछ थोड़ा बहुत इसको हिंदी में भी समझाया जाए। ठीक है, तो साथ साथ हम इसको हिंदी में भी वो करते रहेंगे, कन्वर्ट करेंगे। देखिएगा बच्चों, एप्लीकेशंस ऑफ रिफ्रैक्शन मीन्स अपवर्तन के अनुप्रयोग। अपवर्तन क्या है, रिफ्रैक्शन कहते हैं जिसे अपवर्तन। हिंदी मीडियम के बच्चे इससे पहले वाले लेक्चर में जाके आप रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, अपवर्तन को देख लेंगे एक बार, तब आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे हम सीधे सीधे उसके अनुप्रयोग लिखना है, उपयोग लिखेंगे हम सीधे, एप्लीकेशंस, यूजेस कहाँ पे होते हैं। ठीक है, पहले भी बता चुके हैं लेकिन फिर भी इसको लिखने के लिए आ जाता है तो आप इसको लिख लेंगे। पहला देखिएगा, अ पेंसिल इमर्स्ड पार्टली इन वाटर अपीयर्स टू बी बेंट। मीन्स कहने का मतलब पहले वाले का देखिएगा, किसी पानी के बीकर में जो पेंसिल डूबी हुई होती है, पेंसिल डूबी होती है बट देखो सीधे डूबी है लेकिन आपको सीधी दिखाई नहीं देती है। हल्की सी जहाँ से पानी शुरू हुआ है हमारा वाटर है, ठीक है, वो हल्का सा क्या होता है वाला पार्ट हमारा हल्का उठा हुआ बेंट, थोड़ा सा टेढ़ा दिखाई देता है। पेंसिल अगर सीधी रखी होगी तो पेंसिल सीधी नहीं, आपको कैसे दिखाई देगी, हल्की सी अपने रस होना उसको ऐसे था बट हल्की सी वो क्या दिखाई देती है बच्चों, आपको उठी हुई दिखाई देती है, हल्की सी टेढ़ी। ठीक है, मीन्स किसी बीकर में किसी या फिर जल में डुबाई हुई जो वाटर पेंसिल है क्या होती है, आंशिक रूप से क्या दिखाई देती है, विचलित दिखाई देती है, अपने मार्ग किसी मुड़ी हुई दिखाई देती है। ये पहला उपयोग हो गया इसका। आ रही बात समझ में? ठीक है, द थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब अपीयर्स टू बी लेस। कोई भी ग्लास स्लैब है, ग्लास स्लैब, ठीक है, जैसे कि एक कांच है, ये कांच नहीं, ये कांच मान लो इसको, ठीक है, सपोज कर सकते हैं आप, डस्टर है हमारा, इसको मान लीजिए आप एक ग्लास का वो है, कांच का एक लीजिए, ये जिसका ये है जिससे हम मिटाते हैं, आगे से रुई लगी होती है, आपको पता है, इसको निकालना एक थोड़ी सी इसकी चौड़ाई होगी, कुछ थिकनेस मीन्स चौड़ाई। ठीक है, चौड़ा इतना होगा, ग्लास मान लेते हैं इतना ग्लास, इतना है चौड़ा, चौड़ाई में इतना है, लंबाई वो उससे मतलब नहीं, चौड़ाई है इसकी, कुछ थिकनेस है। ठीक है, तो लेकिन अपवर्तन के कारण मीन्स रिफ्रैक्शन की वजह से हमें जो थिकनेस ऑफ ग्लास है, चौड़ाई जो है ग्लास की, वो हल्की सी क्या दिखाई, बहुत कम दिखाई देती है, होगी वो कुछ चौड़ी बट वो बहुत छोटी दिखाई देती है। किसके कारण? अपवर्तन के कारण, मीन्स रिफ्रैक्शन की वजह से, जस्ट बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, जो दूसरा है, थर्ड रूल की बात करते हैं, अ लेमन केप्ट इन बीकर। एक बीकर के अंदर रखा हुआ जो लेमन है मीन्स नींबू है, अपीयर्स बिगर देन इट्स एक्चुअल साइज, अपने वास्तविक आकार से बहुत बड़ी दिखाई देती है। एक्चुअल साइज जो होता है इसका, किसका, नींबू का, उससे बहुत बड़ा दिखाई देता है साइड से देखने पर। इफ व्यूड फ्रॉम द साइड, मैंने पानी के अंदर रख दो या फिर केवल कांच के बीकर में आप रख दीजिए, यहाँ पे नींबू रख दिया आपने और साइड से देखना तो आपको नींबू जो होगा देखो थोड़ा इतना, अगर इसका एक्चुअल साइज इतना है तो पानी में जाने के बाद ये थोड़ा सा आपको बड़ा दिखाई देगा। ठीक है, पानी में डूबने का, क्यों? रिफ्रैक्शन की वजह से, अपवर्तन के कारण। आई बात समझ में? ठीक है, देखिएगा फोर्थ क्वेश्चन, द शेप ऑफ द सन इज ओवल। द शेप ऑफ द सन इज ओवल एट सनराइज एंड सनसेट। कह रहा है कि देखिए जो हमारा सन होता है, सूर्यदेव जो है हमारे, सूर्य भगवान जी है ना, जो हमारे सन होता है वो कैसा होता है बच्चों, गोलाकार होता है, स्फेरिकल होता है, जैसे एक बॉल होती है क्रिकेट की। बट जब हमारा सनराइज होता है मीन्स सूर्योदय होता है, और एक सनसेट मीन्स सूर्यास्त होता है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय क्या होता है बच्चों, जिसका शेप है, इसका शेप आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा, ओवल, अंडाकार दिखाई देता है, एकदम से आपको प्योर गोल नहीं दिखेगा, ऐसा दिखेगा, अंडाकार दिखाई देगा। ऐसी सनसेट के समय भी ऐसी होगा, जस्ट बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। किसके कारण? अपवर्तन के कारण सूर्य का आकार सूर्योदय व सूर्यास्त के समय अंडाकार दिखाई देता है। साथ साथ लिखते जाएंगे, नोट करते जाएंगे आप लोग, खासकर हिंदी मीडियम के बच्चे भी लिखते रहेंगे क्योंकि उनके लिए मैंने यहाँ पे लिखा है, उनको मैं बोल दे रही हूँ। ठीक है,
ठीक हो गया। तो ये हमारे 4 क्या है बच्चों, एप्लीकेशंस ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है, अपवर्तन के अनुप्रयोग। अब हम बात करते हैं कुछ आंकिक प्रश्न की, न्यूमेरिकल पोर्शन की बात कर लेते हैं। किस पर बेस्ड, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स करा था हमने, ठीक है, अपवर्तनांक वाला पढ़ा था हमने, अपवर्तन के नियम व अपवर्तनांक पर बेस्ड कुछ हमने क्या पढ़ना है, न्यूमेरिकल्स पढ़ते हैं, ठीक है। तो अब पहला न्यूमेरिकल जल्दी से प्यारे बच्चों जल्दी से नोट कर लेंगे, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एक मिनट वेट कीजिए थोड़ा सा, जल्दी से न्यूमेरिकल उतारेंगे। क्वेश्चन है आपका, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फ्लिंट ग्लास इज 1.65, व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन दिस ग्लास, ठीक है। ये तो ऊपर वाला इंग्लिश मीडियम के लिए हो गया, नीचे वाला हिंदी मीडियम वाले भी देख लेंगे अगर कुछ देख रहे हैं तो। फ्लिंट कांच का अपवर्तनांक 1.65 है, कांच में प्रकाश की चाल बताइए, ठीक है। ये अपवर्तनांक का फॉर्मूला निकालने के लिए, मीन्स इससे पहले वाले लेक्चर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ा है बच्चों, उसका मतलब होता है अपवर्तनांक। आप लोग पहले वाले उसमें देखना, बहुत अच्छे से फॉर्मूला समझ में आ जाएगा। बस एक बात ध्यान रखिएगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम अपवर्तनांक बोलते हैं, ठीक है। देखिएगा फॉर्मूले लिखे हैं हमने पहले वाले उसमें, कह रहे हैं कि कांच का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ग्लास का जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, फ्लिंट, कांच के भी हमारे प्रकार होता है बच्चों, टाइप्स होता है, फ्लिंट ग्लास होता है और क्राउन ग्लास होता है, ऐसे ही बहुत सारे ग्लास होते हैं, ठीक है। तो फ्लिंट ग्लास जो है उसका जो अपवर्तनांक है, मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, वो कितना है, 1.6। मैं आपको बता दूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और ये एक ही चीज़ है, ठीक है। 1.65 है मतलब ग्लास का, और इसको डिनोट किससे करता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, ग्लास के अपवर्तनांक को हम एनजी से डिनोट कर देंगे। एनजी आपको कितना दे रखा है, इक्वल टू 1.65, ठीक है। हमें फाइंड करनी है व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन दिस ग्लास, कांच में, जिस कांच की हम बात कर रहे हैं उसके अंदर अगर प्रकाश उसके अंदर प्रवेश कर जाए, लाइट उसके अंदर एंटर कर जाए, तब हमारी उसके अंदर स्पीड कितनी होगी। मान लेते हैं कांच में वीजी है, ठीक है, हमने स्पीड ऑफ लाइट मतलब कांच की चाल, कांच में प्रकाश की चाल वीजी को ज्ञात करना है, ठीक है। फॉर्मूला हमने पढ़ा था, फॉर्मूला क्या पढ़ा था, किसी भी उसका जो वो होता है अपवर्तनांक होता है, वो ऐसा होता है, उस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू सी अपॉन वीजी, मतलब जिस मीडियम का हमने अपवर्तनांक निकालना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे जिस मीडियम का, वाटर होगा तो वाटर के लिए उस मीडियम के वेलोसिटी से हमने डिवाइड दे रहा है, किसको, सी कौन है, हमारी प्रकाश की चाल, लाइट, स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, हाँ जी कितनी होती है, वेरी गुड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इतनी होती है, ठीक है। इसको लिखने की जरूरत नहीं है, तो इसका मात्रा चाहिए हमें, वीजी हमें निकालना है ना, ठीक। तो आप ऐसा करते हैं, एनजी की वैल्यू कितनी है बच्चों, 1.65, इधर लिख लेते हैं 1.65 इक्वल टू 3 × 10⁸, ये हो जाएगा हमारा बच्चों वीजी, ठीक है। इस वीजी को यहाँ ले जाओ, ये यहाँ पे आ जाएगा, पता है ना, जो यहाँ पे होता है ये यहाँ पहुँच जाता है और ये वाली चीज़ यहाँ पहुँच जाती है, डिवाइड वाला मल्टी, ठीक है। वीजी को आप यहाँ पे ले आए, 3 × 10⁸ अपॉन में आ जाएगा 1.65, ठीक है। फिर देखिएगा ये पॉइंट हटता है तो कितने जीरो बढ़ते हैं ऊपर, जितने पॉइंट के बाद जितने अंक होंगे हमारे 65, जितने डिजिट है, 1 2 2 डिजिट है, तो पॉइंट हटते हैं हमारे कितने डिजिट हट जाएंगे, 165 हो जाएगा, पॉइंट हट गया हमारा 10⁸, कितने डिजिट, 1 2, तो हमारे बच्चों 1 2 जीरो हमारे यहाँ पे बढ़ जाते हैं, ठीक है। 2 जीरो हमारे बढ़ चुके हैं, अब क्या करेंगे दीदी, 5 से कर सकते हैं, 5 2 जा 10, चलो काटो मत इसको मत काटो बच्चों, इसको काट लेते हैं, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 16 1 बचा, 3 5 जा 15, 1/55, ठीक है। यहाँ पे देखिए, हाँ क्या बचा आपका, 1/55 × 10⁸, एक देखो 8 और ये 10 की घात 100, 100 को हम 10⁸ 2 लिख सकते हैं, 10 की घात 2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो 1/55 को सॉल्व करेंगे आप, डिवाइड दो जल्दी से, जो यहाँ पे होता है यहाँ पे आता है 0.0, अभी भी नहीं जाएगा, ये 55 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 1 से ही करते सीधे, 10 11 बहुत बड़ा हो जाएगा, तो 155 कितना आ जाएगा अभी, ये आएगा हमारा 5 10 5, यहाँ पे कितना बचा, 5 8 9 4, ठीक है, 45 हो गया। अब क्या करेंगे, 55 फिर से छोटा हो गया, तो फिर एक जीरो बढ़ेगा हमारा, कितना आएगा, अब किससे करें,
बहुत छोटा हो जाएगा बच्चों। जस्ट 8 से करके देखते चलो, 8 से 5 8 जा 44। ठीक है 8 से जाएगा बच्चों। ये 4 4 0, ये 1 बचा, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, अब ये भी नहीं होगा, फिर से 0 बनेंगे बच्चों। अब ये तो 100 अंक के होता रहेगा हमारा, है ना। तो अब एक काम करते हैं, पॉइंट के बाद नॉन जीरो डिजिट के 2 नंबर ले लिए हमने। 0.018 इंटू 10 की पावर 8 और 2 कितनी जाएगी बच्चों? 8 9 10, इसकी खाद 10 हो गई। ठीक है, जिसको नोट करना है इसको नोट कर लेंगे जल्दी से वीडियो पॉज करके। ठीक है, इतना हुआ। ठीक है, एक बात मैं आपको बता दूं, साइंस कहती है जो गड्ढे में नहीं है उसको गड्ढे में डालो। ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर्स आप अभी आप 11th क्लास में जाएंगे तब आप देखेंगे। तो क्या होता है, हमें क्या करना होता है बच्चों, ये पॉइंट है, इस पॉइंट को यहाँ पे लाना है। जो पहला डिजिट देखो यहाँ पे बाकी सब जीरो वाले डिजिट है 1 2, नॉन जीरो डिजिट जो है हमारा कहाँ से शुरू हो रहा है? अशून्य संख्या, जहाँ पे शून्य नहीं हो। 0 है, ये भी 0, ये 1 है। पहला नॉन जीरो डिजिट हमारा ये है, तो इसके बाद पॉइंट आना चाहिए, मीन्स 1.8 होना चाहिए। ठीक है, तो पॉइंट को पीछे किस करेंगे, कितने प्लेस हम पीछे किसका आ रहे हैं? देखिए 1 2 2 प्लेस पीछे ले आ रहे हैं, 1.8 इंटू, और यहाँ से क्या करना है हमने, फिर 2 संख्या माइनस कर देंगे। पॉइंट पीछे ले आने पर माइनस होता है, पॉइंट को आगे किसके आने पर प्लस हो जाता है। मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही? देखिए एक प्लेस यहाँ पर है, हमने यहाँ पे लेके आएंगे, नहीं 1 2 2 डिजिट के बाद ले आ रहे हैं, 1 2 यहाँ पर लेके आना है। 10 की पावर कितना हो जाएगा? 1.8 इंटू 10 टू द पावर 8 आ जाएगा। इतना मीटर पर सेकेंड, इतने मीटर पर सेकेंड, दैट इज आंसर। यही हमको फाइंड करना था, ये हमारा आंसर है। जल्दी से नोट करेंगे, इसके बाद हम चला दूसरा न्यूमेरिकल करते हैं। जल्दी देखिए। ठीक है बच्चों, जल्दी से सेकंड न्यूमेरिकल नोट करेंगे। ऊपर इंग्लिश मीडियम के लिए, नीचे हिंदी मीडियम के लिए। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। देखिए जो WRTO लिखा है ना, ये इसका मतलब विद रिस्पेक्ट टू, बहुत शॉर्ट लैंग्वेज के लिए। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर इज 1.5। व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास? कह रहा है कि ग्लास का एयर के रिस्पेक्ट में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कितना है बच्चों? 1.5। ठीक है, ग्लास का एयर के रिस्पेक्ट में। व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास? मीन्स हमको फाइंड करना है एयर का किसके रिस्पेक्ट में? ग्लास के। देखिए नीचे हिंदी मीडियम वाले, कांच का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक 1.5 है। जब वायु का कांच के सापेक्ष हमें याद करना है। देखिए ग्लास का एयर के रिस्पेक्ट में, कांच का वायु के सापेक्ष, विद रिस्पेक्ट टू या सापेक्ष बात एक ही है। कहता है कि कांच का, देखिए बच्चों ग्लास मीन्स कांच, कांच का वायु मतलब एयर, ए होता है। कांच का ग्लास के सापेक्ष हमारा कितना है? कांच का वायु के सापेक्ष ग्लास का एयर के सापेक्ष कितना है? 1.5। और हमें ज्ञात क्या करना है बच्चों? हमें ज्ञात करना है किसका? एयर, वायु का ग्लास कांच के सापेक्ष हमें ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए बच्चों मैं कैसे बताऊँ आपको। देखिए चूंकि, सिंस, इसका मतलब होता है चूंकि हिंदी के लिए। सिंस ANG आपके पास इतना है। अगर इसकी फॉर्मूला देखें ना बच्चों ANG का, तो ANG इक्वल टू होता है हमारा कितना? ANG का फॉर्मूला होता है हमारे पास NG अपॉन NA, इतना होता है NG अपॉन NA। ठीक है, और ANG की वैल्यू तो बच्चों कितनी है? 1.5 लिख सकते हैं, ये तो गिवन है, हमें दिया दे रखा है NG अपॉन NA। ठीक है, ठीक है, इसको सेव कर लेते हैं। इधर आते हैं, इसको उतार लेते हैं। हमें GNA की वैल्यू फाइंड करनी ना, दोबारा पुनः और अगेन GNA की बात करें अगर हम, GNA ANG में NG अपॉन NA, तो GNA में NA अपॉन NG। कुछ ऐसा था फॉर्मूला पढ़ा था बच्चों ने कि एयर का ग्लास के रिस्पेक्ट में, तो एयर का एब्सोल्यूट और ग्लास का एब्सोल्यूट। ठीक है, समझ रहे हैं? निरपेक्ष, अगर हमें वायु का ग्लास के सापेक्ष ज्ञात करना है तो निरपेक्ष अपवर्तनांक किसका? वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक अपॉन में कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक। ठीक है, अगर कांच का वायु के सापेक्ष देखना है तो कांच का निरपेक्ष बट्टे किसका? वायु का निरपेक्ष। ठीक है,
तो NA अपॉन NG हो जाता है। ठीक है, देखिएगा इसको देखो पहले, NG अपॉन NA, NG अपॉन NA। अगर मैं यहाँ से इसी क्वेश्चन को अगर आगे और सॉल्व करती हूँ, देखिए NG अपॉन NA फाइंड करना है, तो यहाँ से इसको पलटो, यहाँ से इसको भी पलट देता है। तो अरे भाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? ये कितना हो जाएगा? देखो जब इसको इसके नीचे हम कुछ नहीं मानते, कुछ मान सकते हैं, 1 मान सकते हैं ना। ठीक है, 1 मान सकते, तो इसको पलटेंगे तो बच्चों ये 1 अपॉन 1.5 हो जाएगा। और ये जब पलटेगा ऊपर तो ये NA अपॉन NG बन जाएगा, NA अपॉन NG बन जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? ठीक है, इसे इक्वेशन फर्स्ट डाली होगी आपने। अब देखिए जी NA की वैल्यू तो NA अपॉन NG होती है। इक्वेशन फर्स्ट में NA अपॉन NG की वैल्यू तो अभी हमने निकाली है ये। ठीक है, तो 1 अपॉन 1.5 ये G एंड A आ जाए, जो हमें फाइंड करना है। ठीक है, ये इतना ही सॉल्व नहीं होता, इसको पॉइंट हटाएंगे आप। पॉइंट हटाते ही जैसे यहाँ पॉइंट हटाया तो 0 कितना हो जाए 10/15, 10 अपॉन 15। पॉइंट हटाते हुए दिखाना एक, क्योंकि पॉइंट के बाद एक डिजिट है 5, एक ओनली 1, तो यहाँ पे 0 कितने बनेंगे 1, तो ये हो जाएगा 5 2 10, 5 3 15। ठीक है, 5 2 10, 5 3 15, तो 2/5 दैट इज आंसर 2/3। ये क्या है हमारा? द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, वायु का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक, ये हमारा आंसर आ गया लास्ट में। जल्दी से नोट करेंगे, जल्दी से इसका नेक्स्ट न्यूमेरिकल नोट कीजिए। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3 एंड फ्लिंट ग्लास इज 1.65। What is the refractive index of flint glass with respect to water? वाटर के रिस्पेक्ट में फ्लिंट ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना है, किसी के रिस्पेक्ट में फाइंड करना है। और हमको अलग अलग दे रखा है, अलग अलग देने से मतलब होता है बच्चों, जब केवल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर बोला है 4/3 तो इसका मतलब है एब्सोल्यूट वैल्यू दे रखी है। ऐसी फ्लिंट ग्लास की दे रखी है 1.65। आई बात समझ में? आपको ग्लास का रिलेटिव निकालना है, किसके रिस्पेक्ट में? वाटर के रिस्पेक्ट में। देखिएगा हिंदी मीडियम वाले देखो, जल व फ्लिंट का अपवर्तनांक क्रमशः है 4/3 और 1.65। जल वाटर का है 4/3 और फ्लिंट ग्लास का अपवर्तनांक है 1.65। अब हमें फ्लिंट ग्लास का मतलब कांच का जल के सापेक्ष देखना है। देखिएगा वाटर का दे रखा है आपको कितना, NW कह सकते हैं। जब आप अभी आपको केवल एब्सोल्यूट वैल्यू दे रखी है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, मतलब आपको सापेक्ष निरपेक्ष मान दे रखा है, किसी के सापेक्ष नहीं दिया, निरपेक्ष दिया है। ठीक है, किसी के रिस्पेक्ट में नहीं, केवल एब्सोल्यूट अकेला। NW दे रखा है आपको कितना, वाटर का NW कह दिया हमने 4/3। दूसरी चीज आपको फ्लिंट ग्लास का दे रखा है, ग्लास लिख देता है NG, कितना है 1.65। ठीक है, हमें फाइंड करना है फ्लिंट ग्लास का, कांच का देखना है हमें, कांच का ग्लास का किसके रिस्पेक्ट में? वाटर, जल के रिस्पेक्ट में, जल के सापेक्ष, कांच का जल के सापेक्ष। ऐसा रिलेटिव वाला ये फॉर्मूले बच्चों देख लेना आप इससे पहले वाले लेक्चर में। ठीक है, हमारी शुरू से बहुत 8-10 लेक्चर हमारे हो चुके हैं। ठीक है, मैथ्स इसमें साइंस के ये वाला चैप्टर जो है हमारा लाइट वाला चैप्टर है। ठीक है, बहुत जल्दी ये भी कंप्लीट होने वाला है। इसके बाद हम इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में चलेंगे। जल्दी देखिए, WNG कितना है आपके पास? क्रमशः है 1.65 बोला ना, 1.65 इसकी वैल्यू दे रही रिस्पेक्टिव। नाउ वी हैव टू फाइंड फ्लिंट ग्लास का। ओहो नहीं, आपको ग्लास का वाटर के रिस्पेक्ट में करना है, ये हमको ज्ञात करना है, फाइंड करना है। इसकी वैल्यू कैसे निकलती है? सिंस, क्योंकि मीन्स हम जानते हैं, वी नो दैट भी कह सकते हैं। WNG क्या हो सकता है बच्चों? WNG, तो NG अपॉन बाद वाले के लिए NW। मेरी बात समझ में आए? रटना मत, समझ के कीजिए। NG अपॉन NW मतलब जिसका हमें फाइंड करना है, जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं उसको अपॉन में, जिसका फाइंड करना होता है उसको ऊपर लेना है अपने न्यूमरेटर में। न्यूमरेटर है हमारा NG कितना है? NG है 1.65, NW आपके पास है 4/3 एंड वी नो दैट, हमें पता है क्या कि नीचे से ऊपर जाता नहीं जाता है, क्या हो जाएगा 1.65 इंटू 3/4। इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, फाइनली इसको डिवाइड कीजिए, कर दीजिए। उसके बाद कितना आएगा? 3 5 जा 15, 3 6 जा 18 19,
3 4 3 4 पॉइंट 1 2 पीछे से 2 पॉइंट खिसकेंगे, ये हो जाएगा हमारा 4.95। इसको फिर अगेन आपने डिवाइड कर देना है, ठीक है। डिवाइड कर दीजिएगा यहाँ से आप 495 को डिवाइड देना, पहले आप 495 को पॉइंट को हटाए बिना, पॉइंट को हटाकर 4 1 जा 4, ये तो बच्चों को नहीं आता होगा ना आपको। 4 2 जा 8, 9 1 बचा 15, 4 4 जा 16 हो जाता है, तो 4 1 4 4 2 जा 4 3 जा 12 12 13 14 15, 3 बचेगा, पॉइंट लगेगा 0 बनेगा। 4 7 जा 28, 4 32, 4 7 जा 28 29 28 29 30, 2 बचेगा, फिर 0 पड़ेगा, 4 5 जा 20, ठीक है। पॉइंट तो बच्चों ये आ रखा है, ठीक है। मैं आपको पहले बता दूँ, ये पॉइंट हटा देते हैं पहले ही, देखिए यहाँ से यहाँ पे लिखिएगा 495। जब कंफ्यूजन हो ऐसी तो यहाँ से देखो बच्चों पॉइंट हटेगा, पॉइंट हटेगा तो कितने जीरो बढ़ेंगे, 1 2, 2 डिजिट हमारे नीचे बढ़ गए, 2 डिजिट बढ़ गए, ठीक है। हमने डिवाइड किससे दिया, केवल 4 से, देखिएगा 495/4, इस 10 को आप 100 को नीचे ही रहने देना। अभी मैं बताऊंगी आपको भी क्या करना है। आपने जो सॉल्व किया वो आपने केवल इतने को सॉल्व किया, 4 से आपने इसको डिवाइड दिया, तो क्या है आपका आंसर, ये 123.75, और अपॉन में हमारा 100 ऐसा ही रहेगा, ठीक है। अब 2 जीरो हैं, हटाना है इसको, तो पॉइंट जहाँ पर है 2 जीरो है तो 2 प्लेस 1 2, ऐसे देखो यहाँ से लगे 1 2, आपने यहाँ पे किसका देना है, पॉइंट हमारे यहाँ पहुँचेगा। अगर 3 होते तो 1 2 3, 4 जीरो होंगे तो 4 पॉइंट आगे आ जाता है, 4 प्लेस आगे आ जाता है। कितने पॉइंट है अभी, 1 2 जीरो है तो 1 2 1 2, 1.2375, ये केवल 1.23 भी लिख लेंगे तो ये है हमारा भी आंसर, दैट इज आंसर। इसकी कोई यूनिट नहीं होती, ये मैंने पहले लेक्चर में आपको बता चुकी हूँ, दैट इज आंसर। जल्दी से छापिए इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन उतारेंगे आप जल्दी से। अ रे ऑफ लाइट passes फ्रॉम एयर टू ग्लास एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ 60 डिग्री, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5, कैलकुलेट द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। हिंदी मीडियम वाले देख लीजिए, एक प्रकाश किरण वायु से कांच में 60 डिग्री के कोण पर आपतित होती है। कांच का अपवर्तनांक 1.5 है, अपवर्तन का कोण ज्ञात कीजिए। तो देखिए बच्चों, अ रे ऑफ लाइट पासेस फ्रॉम एयर टू ग्लास, एक वायु किरण वायु से कांच में जाती है, मतलब देखिएगा एक प्रकाश किरण आई, हमारी लाइट रे आई कहाँ से, एयर, वायु से कांच मीन्स ग्लास में आती है, ठीक है। और कितने एंगल पर, यहाँ आपको पता है, आपने अपवर्तन पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था, रिफ्रैक्शन पढ़ा था, जहाँ पर हमने भी पढ़ा था एक लाइट इंसिडेंट होती है और यहाँ पर हमारा नॉर्मल होता था, है ना। यहाँ पर हमारा एक नॉर्मल होता है, किस एंगल पर, इसके साथ जो एंगल बना रहा होगा वो आपतन का कोण होता है हमारा, इतने कोण पर आपतित हो रही है, मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस आपको 60 डिग्री दे रखा है, जिसे हम डिनोट करते हैं हल करते समय सॉल्यूशन में। क्या करेंगे आप, आई की वैल्यू आपको दे रखी है, एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री, आपतन कोण 60 डिग्री कोण पर आपतित होने का मतलब आपतन कोण आपको दे रखा है 60 डिग्री, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, कांच, वायु से कांच में जाना, विरल से सागर में आ रहा है, रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम में जा रहा है, तो इसको जाना तो ऐसे था, ये क्या होता है लेकिन थोड़ा सा बैंड हो जाती है, ठीक है। तो ये जो एंगल होता है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, मीन्स हमें अपवर्तन का कोण ज्ञात करना है, आर की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है, फाइंड करनी है। और दूसरा, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दे रखा है कितना, 1.5, ठीक है। हमें फाइंड करना है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, मीन्स आर की वैल्यू में फाइंड करनी है। तो देखिएगा इस टाइम पे कांच एयर से ग्लास में आ रही, तो ये जो है ना ग्लास, ये जो दे रखा है देखिएगा, इसमें जो रूल लगेगा बच्चों वो होगा हमारा अपवर्तन का द्वितीय नियम, मीन्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन हमने पढ़ा था, इससे पहले वाले में चले जाएंगे जल्दी से। अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, ये कह दीजिए या फिर आप बोल दीजिए अपवर्तन के द्वितीय नियमानुसार, या अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बोलिए, या फिर अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, जो हमारा सेकंड लॉ होता है, द्वितीय नियम है जो रिफ्रैक्शन का अपवर्तन का, वो हमारा स्नेल्स का नियम भी होता है, ठीक है। स्नेल्स, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ कीजिए, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ,
स्नेल के नियमानुसार, ऐसे लिखा, स्नेल के नियमानुसार क्या हो जाएगा, हमने कुछ ऐसा पढ़ा था, देखिए साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू, जिसमें एन करते थे कुछ, जिस मीडियम में हमारा जा रहा है, एयर से जहाँ जा रहा है, ठीक है। अब की बार एन जी इक्वल टू 1.5, सीधे सीधे एन जी। देखिए बच्चों, जो एन जी होता है ये आपका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, कौन सा, निरपेक्ष मान है कांच का। इसको बच्चों जहाँ पे भी एब्सोल्यूट का मतलब होता है जिस भी मीडियम का हम ले रहे हैं, वाटर का लें, ग्लास का लें, ठीक है। तो वो क्या होता है, अगर हम एब्सोल्यूट ग्लास का ले रहे हैं तो उसका मतलब बच्चों होता है वो हम एयर के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं, किसी के रिस्पेक्ट में नहीं बोला तो वो एयर के रिस्पेक्ट में। वाटर का बोलेगा तो वो एयर के रिस्पेक्ट में, एब्सोल्यूट मतलब एयर के रिस्पेक्ट में, जहाँ पे कुछ ना दिया हो वहाँ पे सीधे सीधे एयर के रिस्पेक्ट में जाता है। तो जो एन जी आपको बोल रहा है ना, ये इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं और करके ए एन जी 1.5, तो इसको आप लिख सकते हैं ए एन जी। क्यों, क्योंकि सेकेंड मीडियम में आ रहा है, कहाँ से, फर्स्ट से, एयर से ग्लास में आया तो इसका लेते हैं इसके रिस्पेक्ट में, तो एयर के रिस्पेक्ट में ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ए एन जी। जल्दी से साइन आई, साइन आई की जगह पे हमने रख दिया 60 डिग्री, आर का हमें कुछ पता नहीं है, साइन आर से कुछ अत्ता पत्ता नहीं है हमारे पास, इसकी वैल्यू हमारे पास है 1.5, ठीक है। जल्दी से अगर ये नोट हो चुका हो तो मैं आपको बता देती हूँ, हमें आर फाइंड करना है, ठीक है। देखिए क्लास 10th में मैथ्स एनसीईआरटी का 8th चैप्टर है आपका, जहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको पढ़ने होते हैं, त्रिकोणमिति आपका 8th चैप्टर होगा मैथ्स का, गणित का, जहाँ पे आप ये साइन थीटा कॉस थीटा वगैरह पढ़ेंगे, आप त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं जिन्हें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहता है, ठीक है। तो वहाँ पे आप इसकी वैल्यूज पढ़ेंगे कैसे करना है करके, ठीक है। अभी आपको शायद नहीं पता हो, लेकिन मैं आपको एक टेबल बना रही हूँ यहाँ पर, आप ध्यान से देखिएगा क्या है। साइन के कुछ वैल्यू बता देती हूँ। साइन के साथ अगर हमारा 0 डिग्री होता है तो उसकी वैल्यू होगी आपकी 0। ये कुछ वैल्यू आप नोट कर लेना, क्योंकि ये इस यहाँ पर जो हमारा ये जो न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं वहाँ पर ये साइन के सबसे आता है, सबसे ज़्यादा साइन लगता है, कॉस आपका यूज़ नहीं होगा, इसलिए मैं साइन की कुछ वैल्यू आप यहीं पर एक टेबल बना देंगे इसी पेज में, ठीक है, ताकि ऐसे न्यूमेरिकल्स आपके आएंगे तो आप लोग इसको यहीं पर सॉल्व कर देंगे, आपको वो चैप्टर इतनी दूर जाने का वो नहीं होगा, क्योंकि कब जब तक पढ़ेंगे तब तक हमारी ये वाली चैप्टर तो पूरा ही हो जाएगा ना। साइन 0 डिग्री 0, फिर आता है साइन 30 डिग्री, 30 डिग्री होता है हमारा 1/2, एक होता है हमारा साइन 45 डिग्री, उसकी वैल्यू होती है हमारी 1/√2 √2। साइन 60 डिग्री होता है जो अभी हम यहाँ पर यूज करेंगे, वो होता है बच्चों √3/2। फिर आता है हमारे पास साइन 90 डिग्री, उसकी वैल्यू होती है 1। ये इस टेबल को आप अपने उसमें क्या कर लेना, चिपका देना कहीं पर, ठीक है। देखिए साइन 60 डिग्री, साइन 60 की जगह पर हम यूज कर सकते हैं क्या, देखिए ये वाला मान, अगर यहाँ पे साइन 45 होता तो 1/√2, तो इतने की जगह पे हम लिख सकते हैं बच्चों √3/2, ठीक है। देखिए अभी यहाँ पर जगह नहीं हो रही है, स्पेस आपका है नहीं, तो जल्दी से पहले आप इतना नोट कीजिए, वीडियो पॉज करो, नोट करो, मैं इसको मिटा के ऊपर लिखते हैं, ठीक है, कर लिया आपने। अब देखिए साइन 60 डिग्री, इसकी वैल्यू मैं ऊपर लिख देती हूँ दोबारा, साइन 60 डिग्री अपॉन में है हमारे पास साइन आर इक्वल टू 1.5, ठीक है। अब देखिएगा गेन, साइन 60 डिग्री की वैल्यू है √3/2, साइन आर हमको फाइंड करना है, तो ये 1.5 ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, हमें तो साइन आर की वैल्यू चाहिए, साइन आर की वैल्यू चाहिए, तो इसको उधर भगा दो, इसको उधर ले आता है, ठीक है। तो √3/2, आप एक काम करते हैं, इसको पलट देते हैं, चलो आप एक काम करो, √3/2 के अपॉन में, एक बार बताओ, मैंने आपसे कुछ ऐसा, आपने कुछ ऐसा बेसिक पढ़ा होगा, ये चीज़ यहाँ पे जाती है, तो √3/2 इंटू साइन आर, ऐसा लिख सकते हैं हम इसको, ऑफकोर्स लिख सकते हैं 1.6, इस साइन आर को आप इधर ले जाइए, इसको इधर लिखेंगे, √3/2 1.5 हमारा यहाँ पर आ जाएगा, और ये साइन आर हमारा यहाँ पहुँच जाएगा, ठीक है। फिर देखिएगा क्या करना है हमें, इसको हटाएंगे पॉइंट, तो पॉइंट से क्या होगा बच्चों, √3 ऊपर हमारा एक 0 बढ़ जाएगा, 110 हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो यहाँ पर एक 0 बढ़ेगा, नीचे बचेगा हमारे पास 2 × 15, ठीक है। तो 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10, और
5 1 जा 5, 5 इसके नीचे दिख रहा है, नहीं दिख रहा है बच्चों आपको? यस आपको दिख रहा है, ठीक है। कितना गया 3, यहाँ पहुँचते हैं। जैसे इस टेबल को आपने नोट कर लिया होगा है वो। फिर देखिएगा क्या दे रखा है यहाँ पर, √3 इंटू, एक पूरा हट गया है, सब कुछ कैंसिल, नीचे बचा 3, इसकी वैल्यू, ये साइन आर की वैल्यू है। आप लोगों ने ये चीज़ भी देखी होगी शायद, क्या देखी होगी, इसको हम कैंसिल कर सकते हैं। इस √3, ये 3 को बच्चों में ऐसे लिख सकता है कुछ, √3 इंटू √3, ठीक है। किसी भी नंबर का अंडररूट का स्क्वायर जो होता है बच्चों वो वापस a हो जाता है। तो 3 होगा, √3 इंटू √3 3 होता है। जब इसको ऐसे लिख सकते हो तो हम इसको रिवर्स में भी लिख सकते हैं, ठीक है एकदम, ठीक है। तो देखिएगा साइन आर, एक √3 से एक √3 कैंसिल, बचा हमारे पास साइन आर इक्वल टू 1/√3, ठीक है। हमें फाइंड करना है आर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आर निकालने के लिए आर को यहीं पर रखना है। साइन को जब बच्चों एक चीज़ आप दिमाग में बैठाएंगे, जब आर की वैल्यू निकालनी हो और यहाँ से हमारे पास कोई वैल्यू नहीं आ पा रही है तो साइन को यहाँ से भगाना, इधर लेके आना, और ये कुछ ऐसा बन जाता है साइन इनवर्स 1/√3, ये समझे। अगर आपके पास है साइन थीटा इक्वल टू 5, आपको थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, ना कि साइन थीटा। तो थीटा इक्वल टू बच्चों यहाँ से भगाइएगा, इधर लेके आना, साइन इनवर्स लगा देंगे और 5 बन जाएगा। ये बात समझ में आई। तो साइन आर निकालने के लिए आपको आर चाहिए था, देखिए आर चाहिए था तो साइन में यहाँ भगाया, साइन इनवर्स 1/√2 एंड दैट इज आंसर, ठीक है। तो बच्चों आज हमारा ये रिफ्रैक्शन, एप्लीकेशन ऑफ रिफ्रैक्शन एंड द न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। कल हम पढ़ेंगे लेंस, स्फेरिकल लेंसेस पढ़ेंगे, ओके, ठीक है। गुड नाइट।